सभी का डाउटनेट पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों में, हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। और आज हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं जो हमारी रह रही है कौन, प्रकाश अभिक्रिया थोड़ी सी रह गई है। प्रकाश अभिक्रिया के दो चरण थे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एक था चक्रीय और एक है अचक्रीय। चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया, ठीक है। और उसके बाद हम अप्रकाश अभिक्रिया का भी कुछ भाग जरूर देखेंगे, ठीक है। लास्ट में क्विज भी आएगा बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्त। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया इतनी बार बता दी है, अब तो कसम से दिमाग में छप गई होगी, है ना। अब तो जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, ठीक है। सो प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया में हम बात कर रहे थे किसकी, प्रकाश अभिक्रिया की। क्या होती है प्रकाश अभिक्रिया, बहुत बार रिपीट करा दिया है, जिसमें प्रकाश को यूज में लेकर जल का क्या करेंगे, विघटन करेंगे। किसका विघटन करेंगे? जल का विघटन करेंगे, ऑक्सीजन मुक्त होएगी और बनाएंगे क्या, एटीपी और NADPH। और इस एटीपी और NADPH का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे दोस्त? इनका इस्तेमाल करेंगे अप्रकाश अभिक्रिया में, ठीक है। चल, सो ये हमारी प्रकाश अभिक्रिया। अब इसी प्रकाश अभिक्रिया के दो भाग थे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एक कौन सा है बेटा? एक है हमारा चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया और एक था हमारा अचक्रीय। चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक हम पढ़ेंगे चक्रीय और एक पढ़ेंगे हम अचक्रीय। चक्रीय माफ करिएगा, चक्रीय हम पढ़ चुके हैं, अचक्रीय हमें पढ़ना है। चक्रीय और अचक्रीय दो है ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है ये आप समझ में आ गया। लाइट की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण क्या कहलाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है, ये भी हम जानते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ हुआ था ये मैंने आपको बता दिया था दोस्त, कहाँ पर ये हुआ था, है ना। पीठिका पटलिका में हुआ था, जिसको हम स्ट्रोमा लेमिला बोलते हैं, वहां पर हुआ था ये आपको समझ में आ गया था। और चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या हुआ था एक बार मैं दिखा देता हूं। केवल एटीपी बने थी, NADPH का निर्माण नहीं हुआ था। चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में क्या हुआ था, केवल एटीपी बनी थी। मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ये मैं वही स्लाइड लेकर आया हूं, जानबूझ के वही बनी बनाई स्लाइड पिछले लेक्चर की लेकर आया हूं ताकि आपको चीज याद आ जाए। चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया कहां पर हुई थी? स्ट्रोमा लेमिला में हुई थी, यहां पर हुई थी, है ना। इसी के अंदर कौन था सर? PS1 था। कौन था ये? PS1 था। क्लोरोफिल ए, नीचे सहायक वर्णक, 700 नैनोमीटर क्लोरोफिल ए को, सहायक वर्णकों को 680 नैनोमीटर से ज्यादा प्रकाश मिला, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, फिर इस इलेक्ट्रॉन का परिवहन हुआ था। ये आप अच्छे तरीके जानते हैं। FRS फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FD फेरेडॉक्सिन था। प्लास्टोक्यूनॉन ले नहीं सकता था, क्या नहीं ले सकता था, मतलब प्लास्टोक्यूनॉन आगे इलेक्ट्रॉन का परिवहन कर नहीं सकता था क्योंकि ये ग्राही नहीं होता, तो हमें इसको बदलना पड़ा था प्लास्टोक्यूनॉन हाइड्रोजन में। बदलने के लिए प्लास्टोक्यूनॉन ने बाहर पीठिका से, स्ट्रोमा से क्या खींच लिया था? हाइड्रोजन आयन खींच लिया था, ये इसमें बदल गया था, इसने इलेक्ट्रॉन को परिवहन कर दिया था। लेकिन ये अनस्टेबल था, वापस से किसमें बदला? प्लास्टोक्यूनॉन। तो क्या निकला? हाइड्रोजन आयन, जो यही पीठिका पटलिका के अंदर रह गए थे। फिर साइटोक्रोम B6F जटिल से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ वापस से इलेक्ट्रॉन यहीं आ गया था जहां उसकी कमी हुई थी, वहीं पर आकर वापस से वो घूमकर आ गया था। इस पूरी प्रक्रिया में चक्रीय क्या हो रहा था? परिवहन हो रहा था किसका? इलेक्ट्रॉन का। एक चक्र के रूप में परिवहन हो रहा था। और इस परिवहन के दौरान कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एक जगह कम हो गई, एक जगह ज्यादा हो गई। कहाँ कम हो गई थी? पीठिका में कम हो गई थी, और पीठिका पटलिका के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर यहां ज्यादा हो गई थी और बाहर कम हो गई थी। और फिर हमने बताया कि भैया यहाँ पर कौन मिल रहा है, इस तरीके से हमने बात करी। इस तरीके से यहाँ पर कौन मिल रहा था दोस्त? इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा था हमारा CF0 CF1 कण मिल रहे थे, ये मैंने आपको बता दिया था। ये CF0 CF1 कण जो थे, इसके अंदर यहाँ पर ATP सिंथेज एंजाइम भी था। कौन सा एंजाइम था सर? ATP सिंथेज एंजाइम था यहाँ पर। और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन आयन जब यहाँ से यहाँ गुजरे, तो गुजर कर, क्योंकि अंदर ज्यादा हो गए हैं, बाहर कम है, यहां से यहां गुजरे, तो एटीपी सिंथेज ने, जो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे F0 F1 कण थे, बिल्कुल वही सेम टू सेम है, एटीपी सिंथेज ने कहीं ना कहीं एटीपी का निर्माण कर दिया।
ये हमने पढ़ा था चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में। आई होप यहां तक की बात वापस से रिमाइंड करा दी है, याद आ गई होगी, एक बार फिर से आपको रिवीजन हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद अब आने वाला है क्या, अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया। और अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया या अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन ये भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, आपको अगर याद हो, ये भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और क्या क्या चीज बताई थी ये देखिए, मैंने इसमें ये बिंदु बताया था कि भैया यहाँ पर पहला बिंदु बताया था कि इसमें दोनों काम करते हैं। कौन? प्रकाश तंत्र पहला भी और दूसरा भी। लेकिन पहले कौन काम करेगा? दूसरा, फिर पहला। ठीक है, याद रखना, पहले कौन काम करता है? सेकंड, फिर कौन काम करता है? फर्स्ट। ठीक है, ये कहां पर संपन्न होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये थाइलेकॉइड जो होते हैं, थाइलेकॉइड की जो झिल्ली होती है, ये थाइलेकॉइड है, इसकी झिल्ली के अंदर संपन्न होता है। कौन बेटा जी? आपका अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया। अब थाइलेकॉइड मिलकर क्या बना रहे? ग्रेनम बना रहे। तो मैंने आपको बोला या तो थाइलेकॉइड बोल दीजिए या थाइलेकॉइड मिलकर क्या बना रहे? ग्रेनम बना रहे। ग्रेनम बोल दीजिए, एक ही बात है। ग्रेना मत बोलेगा क्योंकि ग्रेना में थाइलेकॉइड और ग्रेनम के अलावा पीठिका पटलिका भी आती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा थाइलेकॉइड है और इस थाइलेकॉइड के अंदर पहले काम करेगा पीएस सेकंड, फिर काम करेगा पीएस फर्स्ट। और मैंने आपको बोला था ये भी मिलता है यहाँ पर थाइलेकॉइड की झिल्ली में इस तरीके से CF0 CF1 कण मिलते हैं। मैंने इस तरीके से आपको स्टार्ट भी कर दिया था, पीएस सेकंड स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। ये देखिएगा सबसे पहले कौन काम कर रहा है? पीएस सेकंड काम कर रहा है। कितने तरंग दैर्घ्यता का प्रकाश पड़ा? 680 नैनोमीटर क्लोरोफिल ए पर। समझ में आ गया ना, हमने स्टार्ट कर दिया था ये अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया जो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने बोला सबसे पहले कौन काम करेगा? पीएस फर्स्ट काम करेगा। हमने बोला पीएस फर्स्ट यानी क्लोरोफिल ए, नीचे सहायक वर्णक। क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब 680 नैनोमीटर तो यहाँ पर डायरेक्टली मिलेगी, और सहायक वर्णकों से मिलेगी 680 नैनोमीटर से कम ऊर्जा जब इसको मिलेगी, यहाँ से सहायक वर्णकों से इसको मिलेगी, डायरेक्टली मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, पीएस सेकंड जो है वो चालू हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि भैया ये चालू होने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई पकड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल पकड़ेगा। अब जो पकड़ेगा वो कौन होगा? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। याद करिए पीएस फर्स्ट में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन था? लगाओ दिमाग, पिछले लेक्चर में भी बताया था। पीएस फर्स्ट का सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही आज भी देखा हमने, FRS। कौन था? FRS। लेकिन पीएस सेकंड का सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो कौन है बेटा? फियोफाइटिन है। क्या नाम है इसका? PHE मींस फियोफाइटिन। ये भी मैंने शायद लिख दिया था, लिखा था नहीं लिखा था? नहीं लिखा था, चलो मैंने बता दिया था, यहाँ पर वापस से लिख देता हूं। PHE कौन था? फियोफाइटिन था। और फियोफाइटिन क्या था ये भी आप जानते हैं। कहीं ना कहीं अगर क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम को निकाल दिया जाए, किसमें से? क्लोरोफिल में से अगर मैग्नीशियम को निकाल दिया जाए, क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम को निकाल दिया जाए तो क्या बनता है? एक रंगहीन वर्णक बनता है जिसका नाम होता है फियोफाइटिन। ये भी आप समझ चुके हैं। डन डन डना डन डन, क्लियर है? चले यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं था, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले फियोफाइटिन ने पकड़ लिया। हाँ सर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या करेगा? उत्तेजित अवस्था में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में चला गया, चला गया। जाने के बाद फिर वापस से किस में आएगा? ग्राउंड स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। और ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो क्या निकाल देगा? इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन का परिवहन हुआ ना। तो फियोफाइटिन के बाद अगला जो पकड़ने वाला जो चीज जो थी वो कौन थी? सर प्लास्टोक्विनोन। और प्लास्टोक्विनोन पकड़ नहीं सकता तो प्लास्टोक्विनोन को बदलना पड़ेगा। प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन में, तो कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन आयन लेना पड़ेगा। कहां से लिया था ये देखिए, मैंने आपको बताया था। ये पीएस सेकंड चालू हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला फियोफाइटिन से, प्लास्टोक्विनोन में जाना था, ये प्लास्टोक्विनोन ले नहीं सकता था। ये कौन है? थाइलेकॉइड की झिल्ली है ना, वहां पर हो रहा है। प्लास्टोक्विनोन ने बाहर से, कहां से? पीठिका से क्या ले लिया? हाइड्रोजन आयन ले लिया। गया हाइड्रोजन आयन। हाँ सर। जाने के बाद में प्लास्टोक्विनोन बदल गया किसमें? प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन में बदल गया। और प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, उत्तेजित हुआ, ग्राउंड स्टेट में आया, वापस से निकाल दिया। क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप जानते हैं अनस्टेबल है, वापस से स्टेबल होने के लिए वापस से बदलेगा किसमें? प्लास्टोक्विनोन में। और क्या निकालेगा? हाइड्रोजन। लेकिन अब की बार हाइड्रोजन आयन जो थे वो कहां चले गए थे? इधर चले गए थे। कहां पर? ये जगह। और इस जगह को आपने जानते हैं नाम क्या दिया था? ल्यूमन।
ल्यूमेन बोला था या नहीं बोला था? हाँ सर। तो हाइड्रोजन आयन यहां पर बढ़ गए हैं, हाँ सर बढ़ गए। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, यहां तक की बात भी हमने देख ली थी। इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है सर? फिर ये इलेक्ट्रॉन अब प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन से होता हुआ साइटोक्रोम B6 और F तक पहुंचा, फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचा, ये भी हमने देख लिया था। फिर मैंने लास्ट में जाते हुए बोला कि अब बताओ ये प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आप में से कईयों ने सोचा सर ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूमता हुआ यहां आ जाएगा, है ना, क्योंकि चक्रीय में भी तो यही हुआ था, प्लास्टोसाइनिन आखिरी इलेक्ट्रॉन ग्राही था, वहां से निकलकर वापस यहां आ गया था ना, है ना। लेकिन दोस्त अगर ऐसा हो जाए तो ये प्रक्रिया वापस से कैसी हो जाएगी? चक्रीय हो जाएगी, और हम पढ़ रहे हैं क्या? अचक्रीय। तो ये तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? एक तो क्वेश्चन ये था, यहीं पर छोड़ा था ना, लास्ट लेक्चर यहीं छोड़ा था ना, कि सर इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पहला प्रश्न। दूसरा, सर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उसको कौन भरेगा? दो प्रश्न आपके सामने थे। अब आज से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, तो मेरे ख्याल से पूरी चीजें रिवाइज हो गई होंगी, पूरा क्लियर हो गया होगा जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्योंकि देखो क्या होता है ना, पढ़ते रहते, और मैंने आपको बोला पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, सोचोगे नहीं क्या पढ़ा था, वो दिमाग से निकल जाएंगी, बिल्कुल निकल जाएंगी। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है, ठीक है। अब इधर देखना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्या होएगा, ये देखने से पहले एक बार मैं इसी चीज को वापस से बना दूं, मैं इस पूरी चीज को वापस से बना दूं, ये हटा दूं। फियोफाइटिन जानते हैं ना, फियोफाइटिन यहां लिख देता हूं, चलो यहां पर फियोफाइटिन। वैसे तो आप लोगों ने अपने नोट्स में लिख लिया होगा, लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कौन है? फियोफाइटिन। बाकी नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं पिछले लेक्चर में लिख दिया, ठीक है। इसी चीज को मैं एक बार वापस से बना देता हूं। क्लोरोफिल ए, नीचे सहायक वर्णक, ठीक है। एंटीनी याद आ रहा है? PS सेकेंड। प्रकाश पड़ा, कितना पड़ा बताने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की, आप जानते हैं। क्या निकल गया दोस्त यहां से? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलकर किसके पास गया? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से PQH2, वो PQH2, वो PQH2, वो PQH2 जो बदला था किससे? PQ से। वो PQH2 जो बदला था किससे? PQ से, और वापस से ये PQ में बदला था, इलेक्ट्रॉन का आगे परिवहन कर दिया था। साइटोक्रोम B6 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन। यहां तक हम लोगों ने देख लिया है, यहां तक की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां तक की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते ध्यान से सुनिएगा। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन अगला कहां जाएगा, पहला प्रश्न था। और इसकी कमी जो थी उसको कौन भरेगा? ये जो कमी है, इस कमी को, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया इसकी कमी को कौन भरेगा? ये दो प्रश्न आपके सामने अभी खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम अगले चरण पर चलते हैं। सर अगला चरण कौन सा है? अगला जो चरण है वो है PS फर्स्ट को चालू करते हैं। सर PS फर्स्ट को चालू कर देंगे अभी से? मैंने कहा हाँ। ये हमारा PS फर्स्ट है,
फर्स्ट, ठीक है। और इसमें ये जो क्लोरोफिल ए जो था, क्लोरोफिल ए जो है, प्रकाश आप जानते हैं यहां पर कितनी तरंग दैर्घ्यता का गिरेगा? आप जानते हैं यहां पर प्रकाश कितनी तरंग दैर्घ्यता का गिरेगा और इन पर कितनी तरंग दैर्घ्यता का गिरेगा? मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं इट मीन्स आपकी पढ़ाई में कुछ कमी है, क्योंकि कई बार बता दिया। यहां पर कितना गिरा था? 680 नैनोमीटर। यहां पर 680 से कम था। यहां पर कितना है? 700 और नैनोमीटर, और यहां पर 680 से ज्यादा। इतना तो पता होना चाहिए, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फाइनली यहां से क्या निकल जाएगा? सर फाइनली यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मैंने कहा यस, फाइनली यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कौन निकल गया? सर इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो पीएस फर्स्ट चालू हो गया। हाँ सर इलेक्ट्रॉन, भाई चालू करने के लिए तो प्रकाश चाहिए था ना। हाँ सर चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकल गया। हाँ सर। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा ये भी आप जानते हैं। पीएस फर्स्ट में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन था? सर एफआरएस। मैंने कहा यस, मैंने कहा यस। एक्साइटेड होएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा, वापस से क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा यस। अब इस इलेक्ट्रॉन का आगे क्या होएगा वो देखने से पहले अब जरा सोचिए, इन दोनों तंत्र को देखो। पीएस सेकंड, पीएस फर्स्ट, दोनों काम कर रहे हैं। हाँ सर। दोनों चालू हो गए। हाँ सर। दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकल गए। हाँ सर। लेकिन किसकी कमी अभी अधूरी है? किसमें अभी इलेक्ट्रॉन वापस से नहीं आया? सर ना यहां आया है ना यहां है। मैंने कहा अब इधर देख, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो था, ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा और इसकी कमी को पूरा कर दिया। अब आप मुझे बताइएगा, इस प्रक्रिया में सोच समझकर मुझे बताइए, इस प्रक्रिया में आपको चीज समझ में आई? क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आई? यही था ना आपका प्रश्न कि सर ये प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये जो प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहां जाएगा? तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करेगा। किसके इलेक्ट्रॉन की कमी? पीएस फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करा। अब बताओ, मजा आया? यहां तक की बात समझ में आ गई? सर हमारे जो 2 क्वेश्चन थे उन 2 क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन निकला है वो वापस घूमकर यहां नहीं आएगा। अगर घूमकर वापस से आ जाता तो ये तो चक्रीय हो जाता है ना। तो सर इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन उसकी कमी पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करेगा। किसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करेगा? पीएस फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करेगा। जो क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा प्रकाश अवशोषण के बाद में 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर से ज्यादा का प्रकाश जब यहां पर मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करेगा? यहां से आता हुआ आखिरी प्लास्टोसाइनिन से आता हुआ इलेक्ट्रॉन कमी पूरा कर देगा। खत्म। सर इसकी कमी तो पूरी हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर इसका क्या होगा? मैंने कहा रुको, इस प्रश्न को भी यही छोड़ते हैं कि इसकी कमी को कैसे पूरा करेंगे, है ना प्रश्न है ना दिमाग में कि सर इसकी कमी को कैसे पूरा करेंगे। मैंने कहा रुको, सब्र रखो, आएगा, मजा आएगा, सबको आएगा, सबको बराबर मजा आएगा, थोड़ा सा तसल्ली रखो, आएगा। चलो, तो सर यहां से हमारा ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां कमी पूरी कर दी है, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, उसका क्या हुआ? मैंने कहा चलो आगे देखते हैं। एफआरएस के बाद अगला कौन पकड़ेगा? सर याद कर, कौन था? एफडी था या नहीं था? हाँ सर, एफडी फेरेडॉक्सिन, याद कर भाई। पीएस सेकंड, पीएस फर्स्ट जब चालू हुआ तो सबसे पहले किसने पकड़ा था? एफआरएस से किसके पास गया था? एफडी। नहीं, दिमाग लगा, गया था कि नहीं गया था? हाँ सर गया था। सर अब इस एफडी के बाद किसके पास जाएगा? प्रश्न पूछेंगे ना, सर एफडी के बाद किसके पास जाएगा? मैंने कहा रुको, एफडी के बाद, अब आप जरा सोचिए एफडी के बाद किसके पास जाएगा? आप यही बोलेंगे सर आपने जो पढ़ाया था एफडी के बाद, ये भाई पीएस फर्स्ट में यही ना, एफआरएस, एफडी, फिर प्लास्टोक्विनोन, हाइड्रोजन, फिर साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोसाइनिन। मैंने कहा हाँ यही होएगा। नहीं,
फिर सर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसके पास जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जाएगा आखिरी ग्रही, लास्ट, FNR। अब सर ये FNR क्या है सर? अब ये FNR क्या बल आ गई सर? मैंने कहा आइए बताता हूं, FNR की फुल फॉर्म भी बताऊंगा आपको। FNR की पहले FNR की फुल फॉर्म बता दूं? चलो पहले FNR की फुल फॉर्म बता देता हूं। FNR जो है उसको हम बोलते हैं फ्लेवो प्रोटीन NADP रिडक्टेज। ये है एक एंजाइम जी। ये FNR जो है ये एक एंजाइम है, फ्लेवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज, ये एक एंजाइम है। और इसी एंजाइम के पास में लास्ट क्या आया है? इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया? बोल, इतनी सी बात समझ में? माथा चकराया? फिर से रिवाइज कराऊं? मैंने पिछले लेक्चर में भी 2 से 3 बार बताया था, आज भी बताऊंगा, देख वापस से देख। मैंने बोला PS सेकंड सबसे पहले काम करेगा, करा, इलेक्ट्रॉन निकला, निकलकर इलेक्ट्रॉन परिवहन कर रहा है, हाँ ये सारा समझ में आ गया था। लास्ट किसके पास पहुंचा? प्लास्टोसाइनिन। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहा? यहां से घूमकर, यहां तो आएगा नहीं, अगर आ जाता तो चक्रीय हो जाती, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अचक्रीय, तो यहां से घूमकर वापस यहां आएगा नहीं, तो कहां जाएगा? हमने बोला पहले PS फर्स्ट चालू होगा। PS फर्स्ट चालू होएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की यहां कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? सर यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मैंने कहा और इस इलेक्ट्रॉन की कमी जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन की यहां पर कमी हुई है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया जाएगा। मैंने कहा हाँ, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कौन करेगा? वो इलेक्ट्रॉन जो PS सेकंड के प्लास्टोसाइनिन से निकलेगा। क्या मैंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? यहां से आता हुआ प्लास्टोसाइनिन का इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कमी पूरी कर देगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से निकला हुआ इसकी कमी को पूरा कर देता। ओके सर, ये कमी हो गई है पूरी, क्लियर। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकला किसने पकड़ा? FRS से किसके पास गया? FD के पास किसके पास जाना चाहिए था? PQH2 साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसाइनिन यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो आपने दिखाया नहीं। आपने तो सीधा FD के बाद में क्या दिखा दिया? FNR दिखा दिया। अब ये FNR क्या था? मैंने पहले बोला FNR जो है उसकी फुल फॉर्म देख लो, और बोला FNR क्या है? एक एंजाइम है। कौन है FNR? एक एंजाइम है। डन। अब आगे बढ़ने से पहले कई बच्चे ने ये पूछा, सर इसकी फुल फॉर्म आपने अभी तक नहीं बताई है, NADPH या NADP, इनकी फुल फॉर्म क्या है? पहले मैं आपको NADP की फुल फॉर्म बता देता हूं। बेटा NADP की फुल फॉर्म है निकोटिन, लिख लो अपनी कॉपी में, निकोटिन अमाइड, निकोटिन अमाइड एडेनिन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए ये पूरा जो है निकोटिन अमाइड, इसको हम संबोधित करते हैं किससे? N से। ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, एडेनिन इसको संबोधित करते हैं A से, डाई न्यूक्लियोटाइड मेरे ख्याल से समझ में आ गया D से, फॉस्फेट P से। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। डन। और अगर मैं यहां पर NADPH बोलता, क्या बोलता? NADPH, क्या बोलता? NADPH बोलता, NADPH बोलता, तो फुल फॉर्म क्या होती? फुल फॉर्म सीधा सीधा होती, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड
फॉस्फेट हाइड्रोजन। सिंपल, केवल H ही तो लगाना है, हाइड्रोजन। तो ये जो फुल फॉर्म थी NADP की थी, पूरी याद रखनी है। निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये है NADP की। NADP H में H ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो सिंपल हाइड्रोजन लिख देंगे बस। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है दोस्त, ये चीज याद रखनी है, पूरा का पूरा आपने याद रखना है ये। ठीक है, सो NADP या NADPH की पूरी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। ठीक है, अब ये है एक एंजाइम जिसका नाम था FNR। ये FNR एक एंजाइम है जिसने लास्ट में इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, जिसका पूरा नाम है फ्लेवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज। ये एक एंजाइम है जिसने लास्ट में इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है। यहां तक की बात भी समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं है। चले, अब ये जो चीज मैंने लिखी है इसको मैं वापस से बनाऊंगा, लेकिन किस रूप में? इस रूप में, इस रूप में वापस से बनाऊंगा। इधर देखना, देखते हैं अगर हमारे पास कोई शेप होगी तो। है क्या कोई शेप ऐसी? हमारे पास कोई शेप नहीं है जी, नहीं है। चलो हम अपनी शेप ही बनाते हैं फिर। है क्या ये वाली? ठीक है, ऐसे बना ले थाइलेकॉइड, चलेगा दोस्त? इतना तो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना आपको, थोड़ा सा, मामूली सा। थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, और ये हमने फिल कर दिया है। ठीक है जी, इसके बाद हमने इसका एक और क्लोन ले लेते हैं। चलो इसी के अंदर ही एक और शेप बना देते हैं हम। बढ़िया सा थाइलेकॉइड बन रहा है हमारा अब की बार। ये बढ़िया बन गया जी, बन गया, मजे ही आ गए जी, मजे ही आ गए। ये हमारा थाइलेकॉइड बन गया। ओ भैया, ल्यूमन तो हमको छोटा रखना पड़ेगा, बहुत छोटा, थोड़ा ऊपर भी रखना पड़ेगा। चलो जी, समझ में आया मैंने क्या किया? ये ल्यूमन है, थोड़ा सा छोटा लिया है मैंने ये ल्यूमन। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर, ल्यूमन है ये, ल्यूमन है। और ये ल्यूमन मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है क्योंकि यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं कौन सी प्रक्रिया को। ये वाला कलर सही रहेगा, ये वाला नहीं, ये वाला ये फिर भी सही रहेगा। ठीक है, या काला ले लें? हाँ, काला ज्यादा बेटर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं व्हाइट में लिखूंगा तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, काला लेकर चलें, काला समझ में आएगा, दिखेगा। नीला ही लेकर चल लेते हैं। लाल, लाल तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या सर मजे ले रहे हैं आप? ये वाला अच्छा है, चलो ये लेते हैं। हमारा फेवरेट कलर है ये वाला। चलो, तो ये वाला कलर हम लेकर चलते हैं। और सबसे पहले बेटा हमने यहां पर, चलो जी आओ, ये हमारे सहायक वर्णक थे। ठीक है, और इन सहायक वर्णकों से हमारा, ये था हमारा PS1, कौन था? सॉरी, PS, ये था हमारा PS सेकेंड। ठीक है, और ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, कलर मजा नहीं आ रहा मेरे को, रुक जाओ, मेरे को कतई मजा नहीं आ रहा इस कलर में।
इस कलर में हम वाइट ही ले लें। नहीं, ब्लू नहीं, ब्लू भी अच्छा नहीं लगेगा। येलो ठीक था, ये ठीक है फिर भी, हाँ ये चलेगा, ये ठीक है। चलो, सो ये हमारा पीएस सेकंड था, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला था क्लोरोफिल ए से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकल कर किसके पास गया था? पीएचई के पास गया था, ठीक है। पीएचई से होता हुआ किसके पास गया? पीक्यू H2 के पास गया था, है ना। और ये जो PQH2 था ये किससे बदला था? PQ से। PQ जो था इसने बाहर से P थीटा से क्या ले लिया था? हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये इसमें बदला, और जब ये वापस से इसमें बदला तो इसने ल्यूमन में, बदलते समय ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन भेज दिए, है ना। तो हाइड्रोजन आयन ल्यूमन में बढ़ गए थे और बाहर कम हो गए थे। ये हमारा PQH2। एक काम करते हैं, लाल लाइन से हम इलेक्ट्रॉन का परिवहन दिखाते हैं। लाल लाइन से, लाल दिखेगा इसमें? हाँ दिख रहा है। लाल लाइन से दिखाएं कि सफेद से? सफेद से दिखाते हैं, सफेद से। हाँ जी, तो PQH2 से ट्रांसफर हो जाएगा अब इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन PQH2 से किसके पास जाएगा? सर PQH2 से गया था हमारा साइटोक्रोम B6F के पास गया था। साइटोक्रोम B6F के बाद किसके पास गया था? PC के पास। और PC के बाद फिर ये किस में गया था? ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। ये हमारा इस तरीके से था, ये वाला कलरफुल, मजा आ रहा है। फिर इसके बाद ये हमारा गया था अगला प्रकाश तंत्र, और अगला जो प्रकाश तंत्र जो था उसमें क्लोरोफिल ए सहायक वर्णक थे। अगेन क्लोरोफिल ए सहायक वर्णक, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए जो था यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया था, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया था किसने? प्लास्टोसाइनिन के आखिरी इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन के आखिरी इलेक्ट्रॉन ने यहां पर जो कमी हुई थी उसको पूरा कर दिया था, ठीक है दोस्तों। यहां तक की बात मेरे ख्याल से, अरे ये क्या हो गया भैया? कहा वो ये क्या हो गया? हाँ ठीक है। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ये इलेक्ट्रॉन का हमने परिवहन दिखा दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का परिवहन, ठीक है, याद रखना है। सफेद रंग से इलेक्ट्रॉन का परिवहन दिखाया है। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकला है। हाँ सर, यहां से निकल गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ा? FRS ने पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ, FRS से होता हुआ फिर किसने पकड़ लिया? FRS से होता हुआ फिर FD, और FD से होता हुआ आखिरी FNR। ये है FNR। अब FNR जो है उसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा। देखिए ये मैं, आप सोच रहे होंगे सर फटाफट बना दीजिए ना, काहे टाइम पास कर रहे? टाइम पास नहीं कर होता हुआ आखिरी FNR। ये है FNR। अब FNR जो है उसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा।
देखिए ये मैं, आप सोच रहे होंगे सर फटाफट बना दीजिए ना, काहे टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं कर रहा हूं बेटा, आपको हमेशा गलत लगती हैं चीजें, कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर है कौन, एफएनआर। कहां पर, थाइलेकॉइड की झिल्ली से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ। ये थाइलेकॉइड है ना, इस थाइलेकॉइड में भाई साहब ये कौन था, जरा सोचिए, ये ल्यूमन है, नहीं ये कौन था, ल्यूमन था, है ना। यही तो होता है ना दोस्त, ये आपका थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड का ल्यूमन है ना। तो मैंने ल्यूमन थोड़ा छोटा दिखाया, मैंने बस इतनी सी बात बोली कि एफएनआर जो था, एफएनआर जो एक एंजाइम बताया मैंने आपको, ये थाइलेकॉइड की ये जो पीला पीलापन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीली पीली चीज जो है यहां पर, ये लो ये पूरी पीली 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 चीज जो है यहां पर, वो कौन है, ये कौन है, ये थाइलेकॉइड की झिल्ली है। और इस थाइलेकॉइड की झिल्ली पर हल्का सा बाहर निकला हुआ है कौन, एफ। माफ करिए मैंने यहां पर व्हाइट नहीं दिखाया, ये भी इलेक्ट्रॉन का परिवहन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के परिवहन को जब मैं देखता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन का परिवहन आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्या ये आपको, दिमाग लगाइए, क्या ये आपको इस शेप में दिखाई दिया, ऐसे नहीं दिखाई दिया, सोचो क्या ये आपको डिश 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 इस तरीके से नहीं दिख रहा। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा फियोफाइटिन को ऊपर कर दूं तो ये थोड़ा सा ऐसे आ जाता, भाई मैं फियोफाइटिन को यहां कर देता, ठीक है। और सिंपल तरीके से, कई बच्चों को बहुत बेसिक सी चीज समझ में नहीं आ रही है दोस्त, ये हमारा ल्यूमन है, ठीक है, ये पीएस सेकंड, ये पीएस फर्स्ट, यहां से इलेक्ट्रॉन घूमते घुमाते इसकी वैकेंसी को भरा, फिर ये इधर चला गया मान लेते हैं, डन। और दिखा देता हूं, और सिंपल कर देता हूं, लो ये ल्यूमन कर देते हैं, बस। ये ले मेरे दोस्त, ये ले ल्यूमन, ये ले, बस ये ले छोटा सा ल्यूमन। अब बता, यहां पर है फियोफाइटिन, ये फियोफाइटिन, ये ले, ये फियोफाइटिन यहां पर है ना। फिर यहां से और भी होंगे, कौन है भैया हमारा, PQH2 साइटोक्रोम B6 है जी, फिर प्लास्टोसाइनिन है, और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन यहां पर PS सेकंड में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दिया, फिर यहां से FRS, फिर FD, और फिर ये FNR। तो अब आप मुझे बताएंगे क्या ये, हालांकि ये किस आकार का दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे सर ये तो N आकार का दिखाई दे रहा है, N, इंग्लिश में N बोलेंगे ना, N। लेकिन कई वैज्ञानिक इसको ना N नहीं मानते, नहीं मानते, क्योंकि जब उन्होंने पढ़ा था ना तो उनका माथा थोड़ा सा हिला हुआ था वैज्ञानिकों का, वो थाइलेकॉइड को ऐसे नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे सीधा करके नहीं देख रहे थे, वो अपना दिमाग ऐसे चला रहे थे, ऐसे। अब जब ऐसे देखेंगे इसको, ये देखो N को, ये जो N जो है, इसको जब मैं सामने देख रहा हूं ऐसे तो N दिख रहा है, लेकिन जब ऐसे देखूंगा तो ये Z नहीं दिख रहा, हाँ सर Z दिख रहा है। तो इसके पीछे की पता नहीं क्या राज है, हमको नहीं पता है, लेकिन याद रखना ये N मैनर में, ये N शेप नहीं कहलाता ये इलेक्ट्रॉन का परिवहन, ये कैसा कहलाता है, Z स्कीम कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, Z स्कीम बोलते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये Z का मीनिंग समझ में आया होगा कि क्यों हम इसको Z बोलते हैं। हालांकि ये Z नहीं होता, ये देखो हमारी बुक में भी ऐसे दिखा रखा है, डिश डिश डिश, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे है, तो ये N शेप, लेकिन वैज्ञानिक इसको Z शेप मानते। ये देख ले यहां पर भी, ये यहां से गया, फिर यहां गया, फिर यहां से जाएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको यहां तक की पूरी ये चीज, यहां तक ये पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में जो आखिरी जो चीज जो बचती है सर, वो क्या बच रहा है, अरे मुद्दे पर तो अब आए हैं हम,
दोस्त मुद्दे पर तो अब आए हैं। ये हमारा कौन है, पीएस सेकंड है, और ये हमारा कौन था, पीएस फर्स्ट था। ठीक है, मुद्दे पर तो अब आए हम, ये पीएस फर्स्ट, ये पीएस सेकंड। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन को हमने घुमा घुमाकर फाइनली लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा यहां पर पहुंच चुका है। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सफेद लाइन से जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन का परिवहन है, बाकी ग्राही है, इलेक्ट्रॉन के ग्राही हैं या वाहक हैं जो वहन कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे ना एक चीज बताइएगा, आपके दिमाग में अब यहां पर दो प्रश्न आ रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये आ रहा होगा कि सर ये कमी अभी भी है यहां पर, किसकी कमी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की सर अभी भी कमी है यहां पर। मैंने कहा हाँ दोस्त, अभी भी कमी है, मैं जानता हूं अभी भी यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं जान रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको कौन पूरा करेगा, पहला प्रश्न है ना, जो अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला आपको। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, सर यहां पर जो एफएनआर के पास इलेक्ट्रॉन गया है उसका क्या होगा। दो प्रश्न आ रहे हैं, है ना। अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आपको उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक फुल फॉर्म बताई, एनएडीपी बताई। ये एनएडीपी एक रसायन है, जरा इसकी फुल फॉर्म देखो, निकोटिन अमाइड, यानी ये अमाइड प्रकृति का है। एडेनिन क्या था, नाइट्रोजन से बना हुआ पदार्थ, नाइट्रोजन क्षार याद आ रहा है, एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, है ना। तो इस रसायन में एडेनिन भी है और वो डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रूप में मिल रहा है। डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड दो मिल रहे हैं, यानी दो न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं इसके अंदर। अब जिन्होंने वंशागति आणविक पदार्थ चैप्टर नहीं पढ़ा उनको क्या याद आएगा भाई, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का मतलब दो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के बने हुए, है ना। और वो न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन मिल रहा है, अमाइड रूप में निकोटिन भी अंदर मिल रहा है। जिनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा दोस्त, बस तू फुल फॉर्म याद रख सकता है। एनएडीपी एक रसायन है, एक केमिकल है, एक केमिकल एनएडीपी, ठीक है। और ये एनएडीपी यहां पर मिल रहा है, ये एनएडीपी यहां पर मिल रहा है। अब आप मुझे बताएं, थाइलेकॉइड के बाहर कौन है, दिमाग लगा दोस्त, इस थाइलेकॉइड के बाहर कौन है, सोचो, इस थाइलेकॉइड के बाहर कौन है। हाँ बताइए, इस थाइलेकॉइड के बाहर, एक सेकंड और रुकिए, मैं थोड़ा सा ल्यूमन बड़ा कर दूं। अच्छा लगेगा, ठीक है जी। अरे क्या हो गया, ठीक है जी। एक सेकंड रुकना बालकों, ये हमारा ल्यूमन है और ये ल्यूमन ये रहा, ठीक है। और इस ल्यूमन में क्या आ गए थे, हाइड्रोजन आयन आ गए, ठीक है। अब परफेक्ट है। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा था, ये थाइलेकॉइड की झिल्ली है, थाइलेकॉइड की झिल्ली के बाहर कौन है। अब सीधा बोलेंगे सर थाइलेकॉइड की झिल्ली के बाहर पीठिका है। मैंने कहा स्ट्रोमा है, मैंने कहा नहीं, यही तो होगा ना भाई। ये हमारा हरित लवक, इस हरित लवक के अंदर ये थाइलेकॉइड, ठीक है। थाइलेकॉइड के बाहर कौन है, सर पीठिका है, खत्म।
तो यही तो बताया, ये थाइलेकॉइड के बाहर कौन है, पीठिका है, और उस पीठिका में कौन है, NADP है। और मुझे क्या बनाना है सर, मुझे NADPH बनाना है, हाँ सर। तो ये तो हमारे अभी बनाना बाकी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे जो दो प्रश्न हैं उनके पहले हम आंसर दे दें। पहला प्रश्न की सर, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसे पूरा कौन करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन की यहां पर कमी हो चुकी है, इस कमी को पूरा कौन करेगा, पहला प्रश्न। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया FNR के पास, ये FNR इस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये दो प्रश्न है। आइए इन दोनों प्रश्न के उत्तर देते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि सर इस इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा कौन करेगा, तो ध्यान से देखना प्रभु, ध्यान से देखना। इसी थाइलेकॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसी थाइलेकॉइड की झिल्ली में ल्यूमन के पास यहां पर H2O, जल। अभी तक हमने जल की बात नहीं करी थी ना, और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में हम जल को तोड़ेंगे ना। हाँ, आइए, जल को हमने तोड़ा, क्या क्या निकला जरा ध्यान से देखना। जल को जब हम तोड़ते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैं जल को तोड़ता हूं, पहले भी बताया, एक जल के अणु को जब हम तोड़ते हैं तो आधी क्या बनती है, ऑक्सीजन, दो क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और दो क्या बनते हैं, हाइड्रोजन आयन। बताया कि नहीं बताया, बोलो, बताया ना। तो दोस्त मैं यहां पर जल को तोड़ देता हूं, और ये जल मैं किसकी उपस्थिति में तोड़ूंगा, ये जल मैं तोड़ूंगा दो चीजों की उपस्थिति में। क्या क्या, एक तो प्रकाश और एक तत्व, एलिमेंट्स, खनिज। जरा हाथ खड़ा करके कोई बालक मुझे बताएगा वो दो खनिज कौन से थे जिनको हम यूज में लेते हैं जल विघटन में। H2O को तोड़ेंगे, क्या क्या निकलेगा दोस्त, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन निकलेगी, हाँ निकलेगी, हाँ। और क्या निकलेगा सर, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, मैंने कहा हाँ। और क्या निकलेगा सर, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मैंने कहा हाँ। तीन चीजें निकाल दी, क्या क्या सर, ऑक्सीजन निकाल दिया, मैंने कहा हाँ निकाल दिया, हाइड्रोजन आयन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या क्या होएगा भाई साहब, ये हाइड्रोजन आयन चला जाएगा ल्यूमन में। ओरी बाबा, ल्यूमन में तो हाइड्रोजन आयन बढ़ते जा रहे हैं, है ना, बढ़ गए, हाँ सर बढ़ते जा रहे। कैसे, दो चीजों के कारण बढ़े हैं। कौन सी दो चीजों के कारण बढ़े, जरा सोचे। एक तो ये वाले स्टेप के कारण, ये वाला प्लास्टोक्विनोन वाला याद कर, एक तो ये वाला वो चरण था जिससे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन ल्यूमन में आया था, हाँ एक तो ये था, एक तो ये स्टेप था, हाँ। दूसरा, जल के टूटने से भी तो हाइड्रोजन आयन यहां पर आ रहे हैं, हाँ सर। दो चीजों के कारण ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन बढ़ते जा रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल बढ़ रहे हैं, है ना। और पीठिका में कम नहीं हो रहे, हाँ सर पीठिका में कम हो रहे हैं, पीठिका में कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इस चरण से खींचे थे ना, हाँ सर ठीक है। आ रहा है ना, आराम से, तसल्ली, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, भगा नहीं रहा हूं, आराम से एक एक चीज समझा रहा हूं, आ रहा है ना, ठीक है सर। इसका तो काम ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हुआ साहब, ऑक्सीजन थाइलेकॉइड से निकलकर, ये जो थाइलेकॉइड होएगा यहां पर, ये हमारा हरित लवक, इस हरित लवक में जो थाइलेकॉइड है, इन थाइलेकॉइड से बाहर आ गई है, किसमें, पीठिका में, पीठिका से आएगी बाहर, हरित लवक से बाहर, हरित लवक से बाहर किसमें आएगी, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य से बाहर कोशिका, कोशिका से बाहर किसमें, पाद पत्तियों से बाहर आ जाएगी, खत्म। तो ऑक्सीजन कुल मिलाकर यहां से बाहर आ गई है, मुक्त हो गई है, ऑक्सीजन का काम खत्म। हमने जल को तोड़ दिया, हाँ सर तोड़ दिए। ऑक्सीजन मुक्त हो गई है, हाँ सर ऑक्सीजन मुक्त हो गई है, ऑक्सीजन मुक्त हो गई है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन हो गई मुक्त। मैंने कहा ठीक है जी, अब ऑक्सीजन का काम समाप्त, हाइड्रोजन आयन यहां आ गया। इलेक्ट्रॉन का क्या करे भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन था इसका क्या करें? तो दोस्त ये इलेक्ट्रॉन यहां की कमी को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो आई होप आपको पहले प्रश्न का आंसर मिल गया होगा कि पीएस सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको पूरा कौन करता है? वो इलेक्ट्रॉन बेटा, वो इलेक्ट्रॉन याद रखना, भूल ना जाइएगा, वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो जल के विघटन से बनता है, वो इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। खनिज आयनों की आवश्यकता थी। कौन से वो खनिज आयन थे? तो बालक, कितने बच्चों को याद आया? बोलिए, कितने बच्चों को याद आया? सर जी 2 थे। कौन कौन थे सर जी? यहां लिख दूं, याद आ रहा है? मैंगनीज और क्लोरीन। याद कर, पिछले ही चैप्टर में बोला था प्रकाशीय जल अपघटन। क्या बोला था? इस प्रक्रिया को क्या बोलूंगा? प्रकाशीय जल अपघटन, जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी। याद रखना, ये प्रक्रिया जो होती है ये किसकी उपस्थिति में हो रही है? प्रकाशीय जल अपघटन हो रहा है। ये प्रक्रिया याद रखना, प्रकाश, मैंगनीज और क्लोरीन आयन की उपस्थिति में जल को तोड़ा जा रहा है। ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन जो है ये ल्यूमन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है ये पीएस सेकंड की जो वैकेंसी है, कमी है, उसको क्या करेगा? पूरा कर देगा। बोल, आया समझ में? पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है? इस प्रक्रिया को बोला जाता है बेटा, याद रखना, प्रकाशीय जल अपघटन। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रकाशीय जल अपघटन। याद रखना, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। प्रकाशीय जल अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोला जाता है। दोस्त याद रखना, भूल ना जाइएगा। ये थी हमारे पहले प्रश्न का उत्तर कि भैया यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा किसने किया? तो जल के टूटने से। याद रखना, किसके टूटने से? जल के टूटने से हाइड्रोजन आयन ल्यूमन में भर गए, ऑक्सीजन मुक्त हो गई और इलेक्ट्रॉन जो निकला था उसने इसकी कमी को पूरा कर दिया। सर हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया। अब दूसरा प्रश्न बचा है, लास्ट, वो बचा है ये एफएनआर। मैंने कहा दोस्त रुक जा, अभी रुक जा। इस एफएनआर के पास क्या पहुंच गया? इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, हम जानते हैं। मैंने कहा रुक जा, अभी एक और चीज रह गई, और वो चीज रह गई थी क्या? यहां पर जगह नहीं बची है, नहीं तो मैं आपको, चलो यहीं पर इसी तरीके से बना देता हूं। ठीक है, ये हालांकि ये मैंने पूरा भर दिया है, थोड़ी सी जगह बस इस तरीके से दिखानी थी दोस्त। कैसे? ये हमारा थाइलेकॉइड, ठीक है, और इस थाइलेकॉइड में यहां पर आप जानते हैं कौन है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं ये कौन है, जानते हैं ना? CF0, CF1, ATP सिंथेस यहां पर मिल रहा है। ठीक है, मुझे बस इतनी सी बात बताइए, इसको देखने के बाद क्या आप ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहां पर ज्यादा? दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहां पर ज्यादा है? सर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहां पर ज्यादा है। मैंने कहा रुक जाओ, अभी रुको। और कहां कम है? सर यहां कम है। यहां कम कैसे हो गई? सोचो, यहां कम कैसे हो गई? सर इस चरण में
हाइड्रोजन आयन को खींच लिया गया था। मैंने कहा हाँ जी। अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन आयन यहां ज्यादा है, बाहर कम हो गए हैं, तो कहां जाएंगे हाइड्रोजन आयन? हाइड्रोजन आयन अंदर ल्यूमन से बाहर पीठिका में नहीं आएंगे। आएंगे, आने के लिए रास्ता कहां है? मैं यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है? ठीक है, समझ जाना, यहां पर दिखा रहा हूं इस तरीके से। ये है रास्ता। अब कुछ ना मंद बुद्धि बालक होंगे और वो बोलेंगे सर जी ये तो आपने बीच में रास्ता काट दिया। हमको पता है, बिल्कुल भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर जी ये तो आपने बीच में रास्ता काट दिया सर। हाँ बेटा, हम बिल्ली हैं, बीच में रास्ता काट दिए। सर ये तो आपने रास्ता काट दिया सर। सर ये चरण कैसे होएगा सर? ये तो आपने रास्ता काट दिया सर, ये चरण कैसे होएगा? अरे बांगड़ू जानबूझ के ऊपर ले गए थे रे, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ये एफएनआर यहां पर इधर की तरफ है, ले ये एफएनआर यहां पर है, एल है, ठीक है? ये यहां से एफआरएस, फिर एफडी और फिर ये यहां पर, ठीक है? तो इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इतनी बेवकूफी भरा सवाल ना पूछिएगा, सिंपल याद रखना, ठीक है? ठीक है जी। सो फाइनली यहां पर जो चीज थी वो ये, यहां पर हाइड्रोजन आयन बढ़ चुके हैं। हाँ सर, यहां पर हाइड्रोजन आयन भर भर के हैं और बाहर क्या है? हाइड्रोजन आयन कम है। हाइड्रोजन आयन कम है, मैंने कहा। तो हाइड्रोजन आयन कहां से कहां गुजरेंगे? अब बताने की जरूरत नहीं है दोस्त, यहां से यहां गुजरेंगे, यहां से यहां आएंगे, और जब आएंगे तो क्या करेंगे? इसको सक्रिय कर देंगे। ये सक्रिय अगर हो गया, कौन? एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज, ये क्या करेगा? बाहर जो एडीपी और फॉस्फेट है उनको जोड़कर क्या बना देगा? एटीपी बना देगा। लो जी साहब, हमारी एटीपी बन जाएगी। बताइए, जय हो प्रभु, समझ में आ गया? किसका निर्माण हो जाएगा? एटीपी का निर्माण हो जाएगा। किससे? एडीपी और फॉस्फेट से। कौन करेगा? यहां पर जो एंजाइम बैठा है, वो एंजाइम कब करेगा? जब बाहर क्या आएंगे? हाइड्रोजन आयन। बोलो आगे समझ में? हाइड्रोजन आयन ल्यूमन में ज्यादा है और बाहर पीठिका में क्या होते जा रहे? कम होते जा रहे। तो हाइड्रोजन आयन बाहर आ गए हैं। बाहर आए हैं तो यहाँ पर जो एंजाइम था एटीपी सिंथेज, उसको सक्रिय कर दिए। सक्रिय कर दिए तो एटीपी सिंथेज ने क्या किया? बाहर पीठिका में जो एडीपी और फॉस्फेट थे उन दोनों को जोड़कर क्या बना दिया? एटीपी। चलिए सर, हमारा एटीपी तो बन गया। मैंने कहा बन गया। याद कर, पिछले लेक्चर की बात है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में, चक्रीय में सिर्फ एटीपी बनता है और चक्रीय में क्या बना था? दोनों, एटीपी भी और एनएडीपीएच भी बना था ना। एटीपी बना दिया, हाँ बना दिया। अब क्या बच गया? एनएडीपीएच। खत्म। इतना सा बनाना, लास्ट चीज है। क्या बनाना है? एनएडीपीएच बनाना है। लेकिन दोस्त, ये तो एनएडीपी है, मुझे एनएडीपी से एनएडीपीएच बनाना है। एनएडीपी से एनएडीपीएच बनाना है। एनएडीपी बाहर है पीठिका में, बाहर पीठिका में एनएडीपी है और एनएडीपी से एनएडीपीएच बनाना है। ये एनएडीपी से एनएडीपीएच कैसे बनेगा? ये एनएडीपी से एनएडीपीएच बनाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? हाइड्रोजन आयन। और क्या चाहिए? एक एंजाइम। क्या 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 सर? मैंने बोला कि भाई एनएडीपी, ये जो एनएडीपी थी जिसकी फुल फॉर्म मैंने यहां पर लिख दी है, एनएडीपी से एनएडीपीएच बनाना है मुझे। क्यों? क्योंकि यही एनएडीपीएच ऊर्जा का एक कण है। जैसे एटीपी एक ऊर्जा का कण है, ऐसे एनएडीपीएच भी एक ऊर्जा का कण है। मुझे इस एनएडीपी से एनएडीपीएच बनाना, लेकिन बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, मुझे हाइड्रोजन आयन भी चाहिए और एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम कौन सा चाहिए? ये नाम जरा देख, क्या है? फ्लेवोप्रोटीन एनएडीपी रिडक्टेज, एफएनआर। तो भाई साहब, यहां से यहां बनाने के लिए आपको एफएनआर चाहिए? हाँ चाहिए। और क्या चाहिए सर? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्या चाहिए सर? हाइड्रोजन आयन चाहिए। मेरे को ये तीन चीजें चाहिए, चार नहीं, तीन चीजें चाहिए। अब आप मुझे बताइएगा, एफएनआर है? हाँ है कि नहीं है? हाँ है।
और उस एफएनआर के पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? हाँ सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। नहीं है? सोच, यहां से यहां तक घूमते घुमाते एफएनआर के पास क्या पहुंचा? इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है। हाँ है। हमारे पास एनएडीपी भी है। हाँ है। हमें हाइड्रोजन आयन चाहिए। हाँ चाहिए। एंजाइम भी है। हाँ है। हाइड्रोजन आयन कहा? अरे बांगड़ू, ये बाहर गुजरे कि नहीं गुजरे? हाँ ये रहा सर, हाइड्रोजन आयन आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ सर, ये हाइड्रोजन आयन भी है। बस खत्म। मेरे पास यहां से बाहर जो हाइड्रोजन आयन आए हैं वो भी है, इलेक्ट्रॉन जो परिवहन करके एफएनआर के पास पहुंचा है वो भी है, और बाहर पीठिका में एनएडीपी भी है। और ये खुद कौन है? एंजाइम है। तो अब आप मुझे बताइएगा, ये सारी चीजें चाहिए थी? एफएनआर चाहिए था, हैगा। इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हैगा। हाइड्रोजन आयन चाहिए था, ये भी हैगा। एनएडीपी चाहिए, ये भी हैगा। जब ये सारी चीजें हैगा ही हैगा, तो जरा सोचिए एंजाइम क्या करेगा? इसको 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 इन सब को जोड़कर क्या बना देगा? एनएडीपीएच। लो जी प्रभु, इन सारी चीजों को जोड़ जुड़ाकर फाइनली क्या बन जाएगा? NADPH। क्या बना दिया? NADPH। अब आप मुझे बताइए, इन सारी चीजों को जोड़ जुड़ाकर एफएनआर ने क्या बना दिया है? NADPH बना दिया है। बना दिया ना? अब आप मुझे बताइए, क्या बन चुका है? NADPH। क्या बन चुकी है? ATP। क्या टूट चुका है? जल। क्या निकल चुकी है? ऑक्सीजन। दिमाग लगाइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई साहब, प्रकाश अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक चक्रीय और एक अचक्रीय। चक्रीय में काम करता है केवल PS1, अचक्रीय में दोनों काम करते हैं, PS2 फिर PS1। और यहाँ पर केवल ATP बनती है, यहाँ पर ATP और NADPH बनता है। यहाँ पर कोई जल नहीं टूटता। जब जल नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होगी। यहाँ पर जल भी टूटेगा, ऑक्सीजन भी मुक्त होएगी। जरा सोचिए, ये दोनों हमने पढ़ लिया है और सिर्फ प्रकाश अभिक्रिया हमने पढ़ी है। और प्रकाश अभिक्रिया क्या थी? मेरे ख्याल से आप सभी को याद आ रही होगी। प्रकाश अभिक्रिया में हम प्रकाश का अवशोषण करेंगे, कर दिया। जल का विघटन करेंगे, कर दिया। ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, कर दी। और क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे, NADPH बनाएंगे, दोनों बना दिया हमने। यहाँ पर भी बनाया ATP और यहाँ पर भी ATP और NADPH बनाया है। मैं फिर बता देता हूँ सर, जब ATP और NADPH दोनों यहाँ पर बन गए तो फिर इसकी जरूरत क्या थी? इसलिए जरूरत थी क्योंकि यहाँ पर जितनी ATP बन रही है वो सफिशिएंट नहीं थी, एक्स्ट्रा चाहिए थी, इसलिए हमने चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया करवाई थी। ये खत्म हुआ है बेटा जी हमारा पूरा का पूरा अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया, पूरी की पूरी। आया मजा? क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर हैं? दंडना डंडन, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद में एक परिकल्पना है जिसका नाम है रसो परासरणी परिकल्पना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। नीचे जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगर नीचे आपको कटा हुआ दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, याद रखना, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, रसो परासरणी परिकल्पना। भाई साहब, ये किसने दी थी? ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं बताया, एक वैज्ञानिक ने दी थी जिसका नाम था मिशेल। अगर याद ना रहे तो मैं आपको बता देता हूं कैसे याद रखना है। अमेरिका के जो अभी जो प्रधानमंत्री जो है, ये राष्ट्रपति जो है ना, प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, यूएसए के, वो कौन है? जो बाइडन है, शायद जो बाइडन है ना। जो बाइडन से पहले कौन थे आपके? यार बड़े खड़ूस टाइप के थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो भी थे, मतलब याद रख लेना। हाँ, याद आ गया। मेरा जो घर है ना, मेरा घर जो है उसी घर के पास में, मेरा घर जो है एक सोसाइटी में, मतलब फ्लैट होते ना, फ्लैट बड़े बड़े, मतलब मेरा घर जो है उसमें है लगभग 20 मंजिला फ्लैट सिस्टम होता है, फ्लैट्स होते हैं, एक पहला फ्लोर, दूसरा, इस तरीके से। तो मेरा ग्राउंड फ्लोर पर मकान है। मेरे घर के सामने, मतलब घर के सामने मतलब थोड़ा सा बाहर निकलकर, सोसाइटी से बाहर निकलकर एक और सोसाइटी जिसका नाम है ट्रम्प टावर। ट्रम्प टावर। एक घर जो है लगभग 5 करोड़ का है, एक घर 5 करोड़ का है।
तो मेरे को पता है कैसे याद रह गया उस प्रेसिडेंट का नाम। अभी जो बाइडन है, उससे पहले जो थे वो ट्रंप थे। कैसे याद रह गया? मैं उससे याद रह, क्योंकि मेरे घर के सामने जो टावर बन रहा है वो उन्हीं का ही है। किसका? जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन? ट्रंप। हाँ, सो अमेरिका के अभी प्रधान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। उससे पहले कौन थे? आपके ट्रंप थे। ट्रंप से पहले कौन थे? ओबामा थे ना। तो ओबामा याद है? बराक ओबामा। हाँ सर। बराक ओबामा की बीवी का नाम जानते हो? नहीं सर। तो बराक ओबामा की बीवी का नाम है मिशेल ओबामा। क्या नाम है? मिशेल ओबामा। तो सर ये थ्योरी जो है, ये जो परिकल्पना जो है, हाइपोथेसिस जो है, क्या ये मिशेल ओबामा ने दी थी? नहीं, मैं तो सिर्फ याद करने के लिए बता रहा था, ऐसे ही याद रख लेना। ठीक है, सो याद रखिएगा, मिशेल वो वैज्ञानिक था जिसने ये परिकल्पना दी थी, और बहुत सीधी सीधी परिकल्पना। बोला कि भैया एटीपी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए भाई साहब? एटीपी बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? देख इधर, फोटो सिस्टम सेकंड, देखना पूरा देखना। फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला, हाँ निकला। फियोफाइटिन प्लास्टोक्यूनॉन यहां से साइटोक्रोम B6 से होता हुआ फोटो सिस्टम 1 में गया, हाँ गया। लेकिन जब जा रहा था तो प्लास्टोक्यूनॉन ने हाइड्रोजन आयन को बाहर से खींचा, हाँ खींचा। ल्यूमन में डाला, हाँ डाला। तो ये पहला स्टेप था हाइड्रोजन आयन को ल्यूमन में बढ़ाने का। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया दोस्त? मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? हाइड्रोजन आयन को ल्यूमन में लाने के लिए, इस हाइड्रोजन आयन को ल्यूमन में लाने के लिए यहां से बाहर से खींचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? खींचना पड़ेगा, हाँ खींचा, हाँ खींचा। अब खींचने से क्या हुआ जरा सोचिए। ल्यूमन में बाहर पीठिका में क्या कम हो गया? हाइड्रोजन आयन। और कहां बढ़ गया सर? ल्यूमन में बढ़ गया, ल्यूमन में बढ़ गया। एक तो ये। दूसरा, कहीं ना कहीं जल को हमने तोड़ा, हाँ सर तोड़ा। जल के टूटने से ऑक्सीजन तो निकल गई, इलेक्ट्रॉन ने यहां की कमी को पूरा कर दिया, और हाइड्रोजन आयन यहां पर बढ़ गया, ल्यूमन में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो दो चीजों के कारण ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन बढ़ा, हाँ। और ये हाइड्रोजन आयन जब बढ़ गया तो ये हाइड्रोजन आयन F0 F1 कण से बाहर निकलेगा, हाँ निकलेगा। ये देखो ये F0 F1 कण है, हाँ। एटीपी सिंथेज लिखा हुआ है, हाँ। जब ये बाहर आएगा तो इस एंजाइम को सक्रिय कर देगा, एंजाइम सक्रिय हो जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा? एटीपी का। बोलिए जी, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन जो बाहर आएंगे, ये जो हाइड्रोजन आयन जो बाहर आए हैं, ये हाइड्रोजन आयन, ये इलेक्ट्रॉन, ये NADP के साथ मिलकर क्या बना देंगे? NADPH का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे? NADPH का। ये थी रसोपरासरणी परिकल्पना। एक्चुअली रसोपरासरणी परिकल्पना जो है, केमियोस्मोटिक थ्योरी है, वो ये बताती है कि आखिर एटीपी कैसे बनता है। ये नहीं बता रही NADPH कैसे बन रहा है, वो ये नहीं बता रही। वो क्या बता रही है? एटीपी कैसे बना। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया एटीपी कैसे बनता है। ये थी आपकी सिंपल सी परिकल्पना। डन, इतनी सी बात है, ठीक है। चलें आगे। अब इसके बाद ये हमारा खत्म हो गया क्या बेटा जी? प्रकाश अभिक्रिया। अब इसके बाद जो अगली जो बारी आती है वो किसकी आती है? डार्क रिएक्शन की। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? अप्रकाश अभिक्रिया। अच्छा ऊपर लिखा तो हुआ, अरे यार क्या बोलेंगे? अप्रकाश अभिक्रिया, या जैव संश्लेषी अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। जैव संश्लेषी अभिक्रिया, जैव संश्लेषी अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या था, पहले तो इसको समझते हैं जल्दी से। बहुत सिंपल सी मीनिंग है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें फास्ट भी पढ़नी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ना बिल्कुल कछुए की गति से चलना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा भाई। जब तक तुम थोड़े से अपने जीवन में फास्टनेस नहीं दिखाओगे, ठीक है, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, तो हमेशा जिंदगी तो धीरे धीरे नहीं चलेगी ना। और समझने की स्पीड जो उसको भी आपको तेज करना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो थोड़ा थोड़ा अपने अंदर चेंज भी लेकर आओ। कई बच्चों को देखता हूं, सर बहुत तेज बढ़ा दिया, सर बहुत तेज कर दिए। वो ना एक आदत बना लेते हो, एक एडिक्शन हो जाता है तुमको, एडिक्शन।
आदत बन जाती है, नशा सा हो जाता है कि धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो ही मजा आएगा, तो ही समझ में आएगा। भाई साहब ये बहुत बुरी आदत है, बुरी, सच्ची कह रहे हैं, ये बहुत बुरी आदत है। और ये बुरी आदत है ना कॉलेज में जाकर बहुत नुकसान देती है, क्योंकि आपको पता है कॉलेज में जाकर जितनी चीजें आप अभी पढ़ रहे हो ना, इसका 4 गुना ज्यादा चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी उतने ही टाइम में। जस्ट एक एग्जांपल से जल्दी से मैं बताता हूं, फिर हम ये आगे पढ़ेंगे। जब आप 10वीं कक्षा में थे, 10वीं कक्षा में, सोच, इमेजिन कर, जब तुम 10वीं कक्षा में थे, तुम्हारे पास साइंस की एक किताब होती थी विज्ञान की, जिसमें से सिर्फ 5 चैप्टर थे, किसके? जीव विज्ञान के 5 थे। एक साल में तुम्हें 10वीं कक्षा में, एक साल में तुम्हें 10वीं कक्षा में जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के 5 चैप्टर पढ़ने थे। 11वीं कक्षा में जैसे ही तुम आए, एक साल में जीव विज्ञान के 22 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 गुना ज्यादा चैप्टर, 4 गुना से भी ज्यादा हो गया, 22 चैप्टर। कहां 5, कहां 22, है ना? हाँ ठीक है, 12th में थोड़े से कम हो जाते हैं, मानते, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम होते हैं। लेकिन जरा सोच, नीट के एग्जाम में 22, 16, 38 चैप्टर आते कि नहीं आते? आते हैं ना, है ना? अब इसके बाद में नीट क्लियर करने के बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको क्या लगता है वहां पर कम मेहनत होगी? 4 गुना ज्यादा मेहनत होगी। अब खुद सोचिए, अगर इसी तरीके से मेहनत का स्तर अगर बढ़ता जा रहा है तो आपकी समझने की दिमागी क्षमता भी तो बढ़नी चाहिए ना यार। कांस्टेंट थोड़ी ना चलोगे, धीरे धीरे पढ़ाओगे तो समझ में आएगा, नहीं तेज पढ़ा दे तो सब ऊपर से चला जाएगा। बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बुद्धि नारायण, याद रखना, ठीक है? थोड़ा सा चीजों को फास्ट लेकर चलना पड़ेगा, जल्दी दिमागी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आप ही की भलाई के लिए ज्यादा बेहतर होएगा, आप ही की भलाई के लिए ये चीजें, है ना? क्योंकि कल को फ्यूचर में परेशानी ना आए, तो थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेकर आइए। अगर चीजें फास्ट हो रही हैं तो अपने दिमाग को फास्ट चलाइए, है ना? एक आदत सी मत बना लो, ये बहुत गंदी आदत है कि धीरे धीरे पढ़ाओगे तो ही समझ में आएगा ना। अगर तेज भी पढ़ाओगे तो तेज दिमाग चलाओ, तेज जल्दी से समझ में आए। हाँ, ये याद रखना इन चीजों को। चलिए, सो अप्रकाश अभिक्रिया का मीनिंग आपको समझ में आता है। अप्रकाश अभिक्रिया का मतलब देखो सीधा सा भाई, प्रकाश अभिक्रिया का मतलब क्या था? एक ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी। हाँ, हमने पढ़ लिया था। अप्रकाश अभिक्रिया सीधी सी बात है, जो प्रकाश पर निर्भर नहीं है। क्या बोला हमने? ये अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं है, प्रकाश पर निर्भर नहीं है ना? अब कई बच्चे ये सोचते, मैंने कई इसमें ना इंग्लिश में क्या लिखा होता है? डार्क रिएक्शन। कई बच्चे सोचते हैं सर डार्क तो रात को होता है, तो ये अभिक्रिया रात को होगी। मैंने कहा देख, रात को भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है। सर दिन में कैसी हो जाएगी? आप तो बोल रहे हो कि ये अप्रकाश अभिक्रिया। मैंने बोला ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो प्रकाश पर निर्भर नहीं है। एक पेड़ है जिसको प्रकाश मिले या ना मिले, कोई लेना देना नहीं है इस अभिक्रिया का प्रकाश से। ये अभिक्रिया कहीं ना कहीं हरित लवक के अंदर पीठिका स्ट्रोमा में हो रही है, जहां प्रकाश की जरूरत नहीं है। हो रही है, पूरे दिन में भी हो रही है, रात में भी हो रही है, प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी अभिक्रिया जिसका प्रकाश से कुछ लेना देना ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अप्रकाश अभिक्रिया, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? लाइट पर जो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये मीनिंग समझ में आ गया। अब इसका मीनिंग, सर आपने इसको बायोसिंथेटिक फेज बोला इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं जैव संश्लेषी अभिक्रिया या जैव संश्लेषी अवस्था बोल देते हैं। सर क्यों बोला? पहले तो मुझे बता, बायो का मतलब क्या है? लिविंग। जैव का मतलब क्या है? सजीव। संश्लेषी का मतलब किसी चीज का निर्माण। दोस्त मुझे बताना, इस अभिक्रिया में, अप्रकाश अभिक्रिया में आप क्या करने वाले? सर 6 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलेंगे। ग्लूकोज यानी भोजन का संश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? संश्लेषण करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, संश्लेषण करेंगे, बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। और कौन बना रहा है? क्या ये पेन बना रहा है? क्या ये निर्जीव वस्तु बना रही है? या एक सजीव बना रहा है? पेड़ पौधे बना रहे हैं, है ना? तो एक सजीव
संश्लेषण कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, जैव संश्लेषण पथ या जैव संश्लेषण अवस्था जो प्रकाश पर निर्भर नहीं है। आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा। और इस अवस्था में हम किसका यूज लेंगे दोस्त, एटीपी या एनएडीपीएच का क्या करेंगे, यूज में लेंगे, खत्म। तो ये स्लाइड का मीनिंग समझ में आ गया। आप देखिए हमारी एनसीईआरटी में कई सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है प्रकाश अभिक्रिया में, ये सारी मैं अभी आपको बोलकर बताऊंगा, ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आइए समझते हैं। देखिए बेटा, अप्रकाश अभिक्रिया जो है, क्या मुझे यहां पर ये लिखने की जरूरत है कि अप्रकाश अभिक्रिया कहां पर हो रही है, ये जानते हैं या ये लिखने की जरूरत है, जानते हैं ना कहां पर हो रही है सर, ये पीठिका में हो रही है, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, है ना। क्यों हो रही है पीठिका में, क्योंकि इसी पीठिका में एंजाइम उपस्थित है, इसी पीठिका में एटीपी उपस्थित है, इसी पीठिका में एनएडीपीएच उपस्थित है। जरा दिमाग लगा, पिछले लेक्चर में जा, अभी मत जा, याद कर पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनाया था, एटीपी एनएडीपीएच कहाँ बनाया था, याद कर। कोई CF0 CF1 कण थे, हाँ CF1 कण में कोई एंजाइम था एटीपी सिंथेज, हाँ उसने क्या किया था, एडीपी और फॉस्फेट को जोड़कर क्या बनाया था, एटीपी कहाँ बनाया था, कहाँ बनाया था, एडीपी और फॉस्फेट कहाँ थे, पीठिका में थे, और उन दोनों को जोड़कर क्या बनाया था, एटीपी कहाँ, पीठिका में नहीं बनाया था, है ना। याद कर चक्रीय आपका प्रकाश अभिक्रिया के दो भाग थे, चक्रीय अचक्रीय। याद कर पिछले लेक्चर में हमने चक्रीय अचक्रीय पढ़ा था, जेड आकृति याद आ रही है, हालांकि वो एन था लेकिन जेड है वैज्ञानिकों के अनुसार। उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके पास आया था, FNR, याद आ रहा है, याद आ रहा है, भूले तो नहीं, एंजाइम था, फ्लेवोप्रोटीन एनएडीपी रिडक्टेज, याद आ रहा है। उस फ्लेवोप्रोटीन एनएडीपी रिडक्टेज ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन और एनएडीपी को जोड़कर क्या बनाया था, एनएडीपीएच कहां बनाया था, कहां पे था एनएडीपी, कहां आया था इलेक्ट्रॉन, कहां पर था हाइड्रोजन आयन, पीठिका में। क्या बना था, एनएडीपीएच। तो भाई साहब एनएडीपीएच एटीपी ये कहां है सर, ये पीठिका में। एंजाइम्स जो अप्रकाश अभिक्रिया कराएंगे कहां है, पीठिका में। तो भाई पीठिका में होएगी क्या अप्रकाश अभिक्रिया, बताइए। इतनी सी बात, डंडना डंडन। चले आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बल्ले बल्ले। चलिए अब आगे चलते हैं। सर इतनी सी बात हमें समझ में आ गई कि अप्रकाश अभिक्रिया यहाँ पर होने वाली, क्यों होने वाली है ये भी हमें समझ में आ गया कि ये यहाँ पर क्यों होगी, क्योंकि इसका आंसर ये है क्योंकि जो चीज चाहिए अप्रकाश अभिक्रिया कराने के लिए वो पीठिका में उपस्थित है। यार खत्म खल्लास। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो अप्रकाश अभिक्रिया है, इस अप्रकाश अभिक्रिया को आगे बढ़ने से पहले, आगे समझने से पहले, जो हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पर ये जो कई सारी चीजें दे रखी हैं कि भाई देख, जरा देख, प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद क्या थे, एटीपी एनएडीपीएच था और ऑक्सीजन था, ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाएगी। बाकी क्या बचा, जबकि एटीपी और एनएडीपीएच जो है इसका हम उपयोग करेंगे किसके संश्लेषण में, शर्करा के संश्लेषण में उपयोग करने वाले हैं, है ना। और शर्करा के संश्लेषण में इस एटीपी एनएडीपीएच का उपयोग करके जब हम शर्करा बना देंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, जैव संश्लेषण चरण बोलेंगे, खत्म। इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रकाश अभिक्रिया बोलेंगे, जो प्रकाश पर निर्भर नहीं है। अब यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है इसको समझने से पहले मेरे को आपको कुछ चीज समझानी पड़ेगी। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहीं पर पहले नीचे जो चीज जो है वो समझाता हूं मैं आपको। इधर देखिएगा, ठीक है जी। देखिए बेटा, हम क्या करने वाले हैं सर, हम ना कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन डाइऑक्साइड से हम बनाने वाले हैं ग्लूकोज, प्लस 6 जल के अणु भी बनने वाले हैं। किसकी उपस्थिति में सर, एंजाइमों की उपस्थिति में एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट यहीं पर ही है।
6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप ग्लूकोज में बदलोगे तो सीधा बदल जाएगा ये। क्या 6 कार्बन डाइऑक्साइड एक ही चरण में, एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में सीधा ग्लूकोज में बदल जाता है? नहीं, ये सिंगल स्टेप में नहीं बदलता दोस्त, सिंगल स्टेप में नहीं बदलेगा। क्या हो गया ये? चलो इसको हटाते हैं, सीधे ही लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? सीधा लिखते हैं बेटा यहाँ पर कि हम जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें बदल रहे थे बेटा? ग्लूकोज में बदल रहे थे, और 6 जल के अणु भी निकल रहे थे। क्या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन थी? एक ही चरण में हो रहा था ये सब कुछ? नहीं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, एक चरण में नहीं होएगा। तो फिर क्या होएगा? देखिएगा, ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होती है, बहुचरणीय अभिक्रिया होती है, ये कई सारे चरण होते हैं। जस्ट एक चीज समझाने के लिए देखिएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बदलेंगे। मान लो एक उत्पाद है जिसको मैंने नाम दिया ए। मैं फिर बोल रहा हूं, सुन मेरी बात को, अपने ऊट पटांग प्रश्न पूछने से बेहतर है पहले चीज को समझेगा तो चीज समझ में आएगी, ठीक है? पहले ध्यान से सुन। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा ग्लूकोज में नहीं बदला, पहले हमने एक उत्पाद बनाया ए से बना बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई, और फिर ई के बाद मान लो क्या बन गया? ग्लूकोज। तो अब आप मुझे बताएंगे, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से सीधा ग्लूकोज बना या बीच में कुछ और उत्पाद बने? बीच में कुछ और उत्पाद बने, यानी ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई है कि अप्रकाश अभिक्रिया कैसी होती है? बहुचरणीय होती है। दूसरा बिंदु, बहुचरणीय होती है। पहला बिंदु कहां पर हो रही है? ठीक है, क्यों हो रही है? क्योंकि ये चीजें यहां पर मिल रही थी। दूसरा, यह अप्रकाश अभिक्रिया में जो हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने वाले थे किसमें? ग्लूकोज में, बाई प्रोडक्ट जो है, ठीक है, जल के अणु निकल रहे हैं, इसको इसमें बदलने के लिए क्या ये एक ही स्टेप में होती है? नहीं, ये बहुचरणीय परिस्थिति होती है जिसमें कई सारे चरण होते हैं, जिसमें कई सारे उत्पाद बनते हैं। ओके सर, इतनी बात भी हमको समझ में आ गई। अब ये काहे बताया? ये इसलिए बताया क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप ग्लूकोज में बदलोगे तो प्रथम, ये जो है इसको मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं इसको प्रथम, ध्यान से सुन, क्या मैं इसको प्रथम स्थायी उत्पाद बोलूंगा? क्या बोलूंगा? प्रथम स्थायी उत्पाद। क्या बोलूंगा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। देखो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड से ये जो बना है, क्या ये एक उत्पाद है? हाँ सर, ये उत्पाद है। क्या ये सबसे पहला बनने वाला उत्पाद है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते वक्त सबसे पहला 6 कार्बन डाइऑक्साइड से जो उत्पाद बना है वो प्रथम है और स्थायी है, एकदम से नहीं टूटा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर ये क्या कहलाएगा? द्वितीय स्थायी उत्पाद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरीके से करते 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 कई सारे होंगे उत्पाद, और फाइनली हमारा अंतिम उत्पाद। तो प्रथम उत्पाद, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करते करते अंतिम उत्पाद। ओके, इतनी सी बात भी समझ में आ गई? ठीक है सर, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जनाब अप्रकाश अभिक्रिया जो होती है
अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी ये दो प्रकार की देखी गई है। ये जो अप्रकाश अभिक्रिया है ये दो प्रकार की होती है। एक का नाम होता है C3 चक्र, जिसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं, और एक होता है C4 पथ, C4 पथ, C4 पाथवे। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर माथा चक्कर आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल चक्कर आएगा। आज तक सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी होंगी ना, नहीं चक्कर आ रहा है, इट मींस आपने अच्छे से मेहनत करी। इधर देख, हमने बोला अप्रकाश अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक का नाम है C3 चक्र और एक का नाम है C4 पथ। सर ये C3 क्या है, ये C4 क्या है क्या बोला? मैंने कहा इधर देख, वापस से फोकस कर। यहां पर मैंने तीसरा बिंदु तेरे को क्या बताया? दूसरा बिंदु ये बताया कि भाई साहब कि ये अप्रकाश अभिक्रिया कैसी होती है, बहुचरणीय होती है। और तीसरा बिंदु मैंने ये बताया कि इस बहुचरण में उत्पाद जो बन रहे हैं उसमें जो सबसे पहला बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रथम स्थायी उत्पाद, फिर द्वितीय, फिर ऐसे करते करते बहुचरण में कई सारे उत्पाद बना रहे। लास्ट में ग्लूकोज क्या कहलाएगा? अंतिम स्थायी उत्पाद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अब सर ये काहे बताया? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च करी है ना, तो उनको पता लगा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ग्लूकोज में बदल रहे थे, किसमें बदल रहे थे? इधर देख, ध्यान से सुन। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ग्लूकोज में बदल रहे थे तो कुछ पादपों में 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ग्लूकोज में बदल रहे थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ग्लूकोज में बदल रहे थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ग्लूकोज में बदल रहे थे, तो प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बोला हमने? ए कौन प्रथम स्थायी उत्पाद है ना, ए कौन प्रथम स्थायी उत्पाद। कुछ पादपों में ये प्रथम स्थायी उत्पाद जो था, प्रथम स्थायी उत्पाद जो था ना, इधर भी प्रथम स्थायी उत्पाद जो था, क्या था? कुछ पादपों में ये प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का बना और कुछ पादपों में ये प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का बना। नहीं है समझ में? इधर देख 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं ग्लूकोज में बदल रहा था तो ये जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो था ना, कुछ वैज्ञानिकों ने पादपों पर रिसर्च करी और पता लगाया कि भाई साहब ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप ग्लूकोज में बदल रहे हो तो जो ये पहला उत्पाद जो बन रहा है ना, इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। ऐसी है प्रकाश अभिक्रिया जिसके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल रहे हो तो जो पहला स्थायी उत्पाद जो है उसमें अगर 3 कार्बन है तो ऐसी अप्रकाश अभिक्रिया को नाम दिया गया C3 चक्र नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? C3 चक्र या C3 पथ भी बोल देते हैं। लो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, C3 पथ। बस अब सीधी सी बात है, C4 पथ क्यों बोलेंगे दोस्त? इससे सीधी सी बात है कि भैया कुछ पादपों में रिसर्च करके पता लगा कि पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन को नहीं बन रहा, 4 कार्बन का बन रहा है। तो ऐसे पादपों में मिलने वाली अप्रकाश अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? C4 पथ। और इन्हीं पथ के आधार पर पादपों को भी 2 भागों में बांट दिया। वो पादप जिनमें C3 पथ मिलता है उनको बोला C3 पादप, और जिनमें C4 पथ मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं? C4 पादप। मेरे को पता है आपके दिमाग में प्रश्न है, सर कौन से होते हैं C3 पादप, कौन से होते हैं C4 पादप? ज्यादातर द्विबीजपत्री जो होते हैं C3 होते हैं, और ज्यादातर एक बीजपत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? C4 होते हैं। जैसे आपका गन्ना, याद रखना, कौन? आपका शुगर केन, जिस पर हम बात करेंगे, जहां पर खोजा गया था ये। ठीक है। सो मेरे दोस्त, अभी आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। फटाफट रिवाइज कराता हूं, चीजों को रिकॉल करते जाइएगा। सबसे पहला, अप्रकाश अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जो कैसी थी दोस्त? एक ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश पर निर्भर नहीं है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है।
कहां पर होगी? पीठिका में होगी। किसके पीठिका में? हरित लवक के पीठिका में होगी। ये हरित लवक है, इस हरित लवक के ये थाइलेकोइड फाइलेकोइड ये मिलकर क्या बना दिए थे? ग्रेनम, और फिर ये स्ट्रोमा लैमेला से जुड़ गए थे। ये थी पीठिका, है ना, याद आ रहा है? हाँ सर, इसी पीठिका में यहाँ पर, इसी पीठिका में यहाँ पर क्या संपन्न होने वाला है? क्या आपकी अप्रकाश अभिक्रिया, जहां हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलेंगे, और इस प्रक्रिया को प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किसकी जरूरत है? एंजाइमों की, जो यहाँ पर मिल रहे हैं, एटीपी एनएडीपी, जो हमने प्रकाश अभिक्रिया से यहाँ बना दिए है। ठीक है, हमने बोला ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, मल्टी स्टेप होता है, कई सारे चरणों से बना होता है, जिसमें सबसे पहला जो उत्पाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम स्थायी उत्पाद बोलते हैं। ओके सर, ये जो प्रथम स्थायी उत्पाद है, इसके आधार पर प्रकाश अप्रकाश अभिक्रिया 2 प्रकार की थी। एक वो अप्रकाश अभिक्रिया जिसमें प्रथम स्थायी उत्पाद जो बना वो कितने कार्बन का बना? 3 कार्बन का। तो ऐसे अप्रकाश अभिक्रिया को हमने क्या बोलते हैं? C3 पथ। एक ऐसी अप्रकाश अभिक्रिया जिसमें कहीं ना कहीं प्रथम स्थायी उत्पाद जो बना था वो कितने कार्बन का बना? 4 कार्बन का, उसको हमने बोल दिया C4 पथ। C3 जिनके अंदर मिल रहा है, जिन पादपों में मिल रहा है वो C3 पादप, और C4 जिनमें मिल रहा है वो C4 पादप। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात है। तो अब हमें पता है क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? मात्र C3 पथ पढ़ना है, C4 पथ पढ़ना है, खत्म चैप्टर। जी हाँ, बस ये 2 ही चीजें हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? C3 पथ भी बोल सकते हैं, नहीं तो चक्र बोल देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये चक्र के रूप में होती है। पथ भी बोल दीजिए, बेटर रहेगा चक्र। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? C3 चक्र पढ़ने वाले हैं, जिसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर काहे केल्विन साइकिल बोला? C3 का मतलब तो समझ में आ गया। C मतलब कार्बन, कार्बन की स्पेलिंग क्या होती है? CARBON, कार्बन 3। पहला स्थायी उत्पाद जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हुए 3 कार्बन का बनेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? C3 चक्र बोलते हैं। ठीक है, केल्विन क्यों बोला? सबसे पहला बिंदु दोस्त यहां पर फटाफट सीधा सा, इस पथ की या इस अप्रकाश अभिक्रिया की खोज जो है, इस प्रक्रिया की खोज जो है वो किसने करी थी? मेल्विन केल्विन ने। मेल्विन केल्विन ने, ठीक है, मेल्विन केल्विन ने की थी। आप बोलेंगे ये मेल्विन केल्विन अलग अलग है? एक ही है, मेजरली इसका मेजर नाम जो है वो केल्विन है। ठीक है, एक्चुअली केल्विन नहीं था, केल्विन के और भी कई सारे दोस्त थे। केल्विन था, बेंसन था, हैट था, कई सारे वैज्ञानिक थे, लेकिन मेजर जो रोल जो था ना वो किसका था? इसी का ही था, मेल्विन केल्विन का। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये आपको चीज समझ में आ गई कि ये जो प्रक्रिया जो है इसकी खोज किसने करी है? केल्विन ने करी है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम हम केल्विन साइकिल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई पहले पर। दूसरा, सर केल्विन ने अपने प्रयोग में क्या इस्तेमाल किया था? ये हालांकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। केल्विन ने अपने प्रयोग में एक हरी शैवाल का इस्तेमाल किया था। हरी शैवाल का इस्तेमाल किया था। सर कौन सी हरी शैवाल? हरे रंग से ही बनाएंगे। हरी जो शैवाल थी उसका नाम है क्लोरेला। जो हरी शैवाल इस्तेमाल करी थी उसका नाम है क्या बेटा? क्लोरेला। ठीक है, तो उन्होंने हरी शैवाल का इस्तेमाल किया था, है ना। और खनिज पोषण चैप्टर अगर पढ़े हो तो हमने वहां पर खनिज पोषण चैप्टर में आपको 2 चीजें बताई थी। एक बताया था ट्रेस एलिमेंट और एक बताया था ट्रेसर। आपको ये 2 वर्ड याद आ रहे हैं? अगर नहीं याद आ रहे हैं तो कसम से बांगड़ू आप बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते हैं। ट्रेस और ट्रेसर। ट्रेस का मतलब था कम, सूक्ष्म, और ट्रेसर का मतलब पता लगाना। याद आ रहा है कुछ तत्व जो रेडियो समस्थानिक होते हैं, जिनको हम यूज में लेते हैं किसी प्रक्रिया का पता लगाने के लिए, होता है ना, बताया था, याद आ रहा है? हाँ सर। तो याद रखना, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हरी शैवाल और कार्बन 14 रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया था।
रेडियो समस्थानिक, रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया था, याद रखना। ठीक है, क्या ये चीजें आपको याद रह जाएंगी? अब देखो कैसे याद होंगी। मान लो मैं केल्विन हूं, अपने आप को मानो आप केल्विन हो, फील करो अरे वाह मैं केल्विन हूं। आपने क्या किया, आपने हरी शैवाल ले ली, कौन? क्लोरेला। ठीक है, आप एक लैब में बैठे हो, उस लैब में आपने क्लोरेला कौन है? एक हरी शैवाल है, उस पर कार्य कर रहे हो। ठीक है जी, कर रहे हैं। क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया क्लोरेला जो एक हरी शैवाल है जो प्रकाश संश्लेषण करेगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज में बदलेगा तो पहला उत्पाद जो बना वो जानने की कोशिश कर रहा है। कौन जानने की कोशिश कर रहा है? ये केल्विन मेल्विन, केल्विन मेल्विन। ठीक है, तो ये केल्विन जो है, मेल्विन केल्विन एक ही है। ये जानने की कोशिश कर रहा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज में बदलेगी यानी अप्रकाश अभिक्रिया में पहला उत्पाद जो है वो क्या है, वो कितने कार्बन का है, ये पता करना चाहता था। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में हरी शैवाल यूज में ली, और किसी चीज का पता करना है तो कोई तत्व लेंगे, कौन सा? रेडियो समस्थानिक। तो क्या लिया था? कार्बन 14 उन्होंने यूज में लिया, और ये यूज में लेकर उन्होंने बताया क्या दोस्त? तीसरा बिंदु यहां पर लिख दूं, तीसरा बिंदु, ये दो बिंदु हो, तीसरा बिंदु उन्होंने ये बताया कि प्रथम, इधर ना देखिएगा, प्रथम स्थायी उत्पाद जो बना है, प्रथम स्थायी उत्पाद जो बना है वो 3 कार्बन का है। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस होती है जो आप कॉलेजेस में जाते हैं तो उसका नाम होता है क्रोमैटोग्राफी, है ना। ये शायद मैंने वर्ड पहले भी यूज में लिया, क्रोमैटोग्राफी, जिसमें हम रसायनों का पता लगाते हैं ना। सो 3 कार्बन का उत्पाद बना था, प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो 3 कार्बन का है। और सर उसका नाम क्या है? बेटा उसका नाम आपने याद रखना है, क्या भूलना नहीं, उसका नाम है आपका 3PGA। ठीक है, ग्लास में पानी डालिए 3 बार पीजिए। ठीक है, ग्लास में पानी डालिए 3 बार पीजिए, पीजिए 3 बार पीजिए, पीजिए पीजिए। ठीक है, क्या है सर ये 3PGA? अब कई बच्चे पता है कंफ्यूज होते हैं, मैं एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। यहां पर 3 क्या है और PGA क्या है? PGA की पहले फुल फॉर्म देखते हैं, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। अगर किसी बालक ने ये बोला कि सर इसको हिंदी में लिख दीजिए, कसम से वो मूर्खता की पहचान दिखाएगा फिर यहां पर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये तो हो गई पीजीए की फुल फॉर्म। यहां पर ये 3 क्या था, ये 3 क्या है? तो जरा सोचिए, अगर मैं यहां से सिर्फ इतने से भाग को पढ़ूं तो क्या लिखा हुआ है? ग्लिसरिक एसिड लिखा हुआ। ग्लिसरिक एसिड में तीसरे कार्बन पर एक फॉस्फेट लगा दूं, सोचना, ग्लिसरिक एसिड में, ग्लिसरिक एसिड के तीसरी पोजीशन पर कार्बन की ग्लिसरिक एसिड में तीसरे कार्बन पर अगर एक फॉस्फेट समूह लगा दिया तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलूंगा ना। तो पता है कई बच्चे कंफ्यूज किस लिए हो जाते हैं, वो सोचते हैं यहां पर ये जो 3 है इसका मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन नहीं, तीसरी पोजीशन पर फॉस्फेट। अब पता है क्या, अभी देखिए, अब जरा सोचिए इसको मैं क्या बोलूंगा? बस सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं चीजों में छोटी छोटी चीजें, बारीक बारीक चीजें भी समझानी पड़ती है क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब कई बच्चे पता है कंफ्यूज किस लिए होते हैं, सोचते 3PGA यानी 3 कार्बन। यहां पर ये जो 3 है वो ये सोचते हैं ये 3 का मतलब 3 कार्बन है। ना 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 ना, ग्लिसरिक एसिड जो है ना इसमें 3 कार्बन है। ये जो ग्लिसरिक एसिड है ना, ध्यान से देख, ये जो ग्लिसरिक एसिड है ना, ग्लिसरिक एसिड, ये ग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन है।
और इस ग्लिसरिक एसिड की तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट था। अब जरा सोच, 2PGA का मतलब क्या होएगा? ग्लिसरिक एसिड जो है उसमें है तो अभी भी 3 कार्बन, लेकिन उसकी दूसरी कार्बन पर एक फॉस्फेट है। आया समझ में? मीनिंग क्लियर हुआ? जैसे मैं हूं ग्लिसरिक एसिड, देख हर चीज का एग्जांपल अपने ऊपर ले। मैं हूं ग्लिसरिक एसिड, है ना, मेरा एक कार्बन ये वाला हाथ पर, मेरा एक कार्बन, ये वाले हाथ पर दूसरा कार्बन, और मेरी जो खोपड़ी है इस पर तीसरा कार्बन। मैं ग्लिसरिक एसिड हूं। कौन हूं मैं? ग्लिसरिक एसिड हूं। ठीक है, अब मुझे बता, ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा कार्बन, ये मेरा तीसरा कार्बन, कौन सा पहला? ये वाला पहला, ये खोपड़ी वाला दूसरा, ये वाला तीसरा। कितने कार्बन? 3। मैं कौन? ग्लिसरिक एसिड। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, मेरे को ये बताओ जल्दी से, ये काला काला फॉस्फेट है, कौन है? ये फॉस्फेट है। बताओ मेरे ग्लिसरिक एसिड पर कौन से कार्बन पर फॉस्फेट मिल रहा है? सर तीसरे पर। तो मैं क्या बोलूंगा? 3, तीसरे पर फॉस्फो, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलूंगा ना। ठीक है, अब बता, अब यहां पर मिलेगा तो क्या बोलूंगा? अब यहां पकड़ना पड़ेगा। चलो अब बताओ क्या बोलूंगा? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आई होप अब समझ में आ गया होगा कई बच्चों को। ठीक है, अभी भी नहीं आया, प्रभु हमको माफ करना, इतनी हमारे अंदर क्षमता है। ठीक है, सो आई होप यहां तक का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 कार्बन का होता है कौन? ग्लिसरिक एसिड, जिसकी तीसरी पोजीशन पर फॉस्फेट होता है, वो बनता है प्रथम स्थायी उत्पाद। ये नहीं बनता भाई साहब, ये बनता है 3PGA। ये सबसे पहला स्थायी उत्पाद बनता है, याद रखना। जो पता लगाया किसने? केल्विन ने। डंडन किसका इस्तेमाल किया? हरीश शैवाल, क्लोरेला, याद रखना, नहीं दे रखी एनसीईआरटी में, भूलना जाइएगा। और रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया था। कौन से रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया था बेटा? याद रखना, कार्बन 14 का। भूलना जाइएगा, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। पहले पूछे जाते थे, प्रश्न पूछे जाते थे एम्स में, एम्स में, आपके पीएमटी में, इस तरीके से। तो क्लियर है? चले अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो केल्विन साइकिल है, ये केल्विन साइकिल बेटा आपके 3 चरणों में संपन्न हो रही है। क्या बोला हमने? ये जो केल्विन चक्र है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया, 3 स्टेप्स में। सबसे पहला है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। माता रानी कसम, एक बार जरा एनसीईआरटी उठाकर देखिएगा, ये 3 स्टेप जरा पढ़कर देखिएगा, कसम से सिर को चीरता हुआ चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये 3 चरण बिल्कुल समझ में नहीं आते। हम हैं, आपको पूरी एक एक चीज समझाएंगे। ठीक है, सो इतनी सी बात समझ में आ गई कि भैया यहाँ पर ये 3 चरणों में होने वाली है। कौन? C3 पथ बोल दीजिए, केल्विन साइकिल बोल दीजिए, 3 चरणों में होने वाली। सबसे पहला है कार्बोक्सिलीकरण। आइए पढ़े कार्बोक्सिलीकरण। चलिए देखिए क्या है भाई साहब, क्या करने वाले हो आप? सर 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है भाई, आप अप्रकाश अभिक्रिया अगर चालू करने वाले हो, अप्रकाश अभिक्रिया चालू करने वाले हो ना? हाँ करने वाले। क्या करने वाले? 6 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने वाले हो। लेकिन सबसे पहले आप प्रथम स्थायी उत्पाद बनाओगे, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे। तो मैंने वही तो दिखाया कि भैया मैंने यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। हाँ। अब यहां पर उत्पाद बनाऊंगा, ग्लूकोज बना दूंगा कि सबसे पहला स्थायी उत्पाद? सबसे पहला स्थायी उत्पाद। और वो कौन है सबसे पहला स्थायी उत्पाद? कौन है सर? 3PGA। ये भी हमने देख लिया, बोलो जनाब, है ना, 3PGA। और इस 3PGA में कितने कार्बन है सर? इस 3PGA में हमारे पास 3 कार्बन है। मैंने कहा ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड है? हाँ सर। 6 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन। सर जी बैलेंस तो हो नहीं रहा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड से आप सबसे पहला उत्पाद जो बनाएंगे वो कितने कार्बन का है? सर 6 कार्बन डाइऑक्साइड से जो आप पहला उत्पाद बना रहे हैं वो 3 कार्बन का है। तो कैसे करेंगे? क्या कौन होएगा? तो जरा स्टेप का नाम देखिएगा। इस स्टेप को बेटा हमने बोला है क्या? कार्बोक्सिलीकरण।
इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया है? कार्बोक्सिलीकरण। और इस कार्बोक्सिलीकरण में हम क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखना। सबसे पहले कार्बोक्सिलीकरण में हम क्या करते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं एक ग्राही के साथ में। क्या बोला? ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम जोड़ते हैं एक ग्राही के साथ में, एक ग्राही के साथ में। और वो जो ग्राही है वो है एक शर्करा जिसका नाम है RuBP। एक शर्करा जिसका नाम है RuBP। सर ये RuBP की फुल फॉर्म क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। बेटा RuBP की फुल फॉर्म है राइबुलोज। राइबुलोज 1,5 बाई या बिस फॉस्फेट। कई जगह बिस होगा, कई जगह बाई होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, चीज एक ही है। ठीक है, तो राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। ठीक है, अब इसकी जरा डेफिनेशन को इमेजिन करो। राइबुलोज ये पढ़ने से पहले आप में से कितने बच्चों को जैव अणु चैप्टर याद आ रहा है? बायोमोलिक्यूल्स याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है, मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। आप याद करिए, वहां पर जैव अणु चैप्टर में जब आपने शर्करा पढ़ी थी, तो वहां पर शर्करा जब आपने पढ़ी थी तो याद करिए मोनोसेकेराइड पढ़ा था। मोनोसेकेराइड के प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। याद आ रहे? याद कर, हेक्सोज शर्करा के उदाहरण कुछ पढ़े थे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। याद आ रहे? पेंटोज शर्करा के कुछ उदाहरण याद आ रहे? राइबोज RNA में होती है, डीऑक्सीराइबोज DNA में होती है, एक और उदाहरण होता है राइबुलोज। तो इमेजिन कर, राइबुलोज क्या है? एक C5H10O5, ये एक शर्करा है, एक पेंटोज शर्करा है। कौन? राइबुलोज। और इसकी पहली और 5वीं पोजीशन पर बाई का मतलब 2, पहली और 5वीं पोजीशन पर बाई का मतलब 2 क्या मिल रहे हैं? फॉस्फेट मिल रहे हैं। तो दोस्त जरा दिमाग लगाओ, ये हमारा क्या है? ये पेंटोज शर्करा है ना? और इस पेंटोज शर्करा में पहली और 5वीं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहली और 5वीं पोजीशन पर क्या मिल रहे हैं? फॉस्फेट। यहां क्या मिल रहा है? फॉस्फेट। तो जरा सोचिए, क्या बोलूंगा? राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? है ना? तो ये है एक शर्करा, और ये शर्करा जो है इसके साथ जोड़ा जाएगा किसको? 6 कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अब ये कहां पर है दोस्त? बेटा ये सारी प्रक्रिया कहां हो रही है? पीठिका में। तो ये कहां पर होएगी? पीठिका में। सर ये कहां से आ गई? बताऊंगा अभी सिर्फ इतना सा। RuBP भूल मत जाना, सर्वप्रथम सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही। जल्दी से कॉपी में लिख फटाफट। केल्विन चक्र में प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही, नीट का प्रश्न है ये। केल्विन चक्र में सबसे पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही जो होता है वो क्या होती है? एक शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा, जिसका नाम है RuBP। भूल ना जाइएगा। ठीक है, अब सर इन दोनों को जोड़ना है। मैंने कहा हाँ दोस्त जोड़ना है। सर RuBP में कितनी कार्बन? जरा देख, RuBP में कितनी कार्बन है? 5। मैंने लिख दिया 5 कार्बन। एक RuBP है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है। 6 कार्बन, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड में 6 कार्बन नहीं हो गए? हाँ। RuBP, ये एक RuBP में कितने कार्बन है? 5। सर ये तो मैच हो नहीं रहा, 6 और 5 11 हुए, और आप यहाँ पर 3। मैंने कहा अभी बैलेंस करेंगे, रुक जाओ, अभी बैलेंसिंग करेंगे। अब आप में से कई बैलेंस करने लग गए होंगे, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, चलो कर दें बैलेंस। आइए बैलेंस भी कर देते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक RuBP के साथ जुड़ता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक RuBP के साथ जुड़ता है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 RuBP के साथ जुड़ेंगे। अब जरा दिमाग लगाओ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 RuBP के साथ जुड़ेंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक RuBP के साथ जुड़ता है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 RuBP के साथ जुड़ेंगे। दिमाग लगा, सोच, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन, 6 RuBP कितने कार्बन? सर एक RuBP में 5 कार्बन थे, एक RuBP में 5 कार्बन थे, तो 6 RuBP में 30 कार्बन नहीं हो गए? हाँ सर 30 कार्बन हो गए। भाई साहब बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, केमिस्ट्री की सिंपल